हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से निबंध सेक्शन को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ रचनाकार पिछली वीडियोस में रह गए थे, उन सभी निबंधकारों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो उनमें जो सबसे पहले निबंधकार थे वो कुबेरनाथ राय थे। ठीक है, इनसे संबंधित हमने पहला प्रश्न कर लिया था। हम फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए रस आंखें टक, ऑप्शन बी प्रिय नीलकंठी, ऑप्शन सी पर्णमुकुट, ऑप्शन डी कामधेनु। आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या था? प्रिय नीलकंठी। कुबेरनाथ राय का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? प्रिय नीलकंठी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आरंभ में आप यानी विद्यानिवास मिश्र माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखते थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए विद्यानिवास मिश्र आरंभ में किन किन पत्रिकाओं में वैचारिक निबंध लिखा करते थे, तो उत्तर होगा माधुरी और विशाल भारत। अब तक आपके लगभग 2 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन 2 दर्जन निबंधों में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो हैं, साथ ही उनके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो निबंध संग्रह है, अभी हमने प्रश्न के माध्यम से भी देखा, प्रिय नीलकंठी। इसका समय 1968 है। दूसरा है रस आखेटक, इसका समय 1970 है। गंधमादन 1972 समय है। विषाद योग समय 1973। निषाद बांसुरी इसका समय है 1974। अगला जो निबंध है इनका वह है पर्णमुकुट, 1978 इसका समय है। महाकवि की तर्जनी महत्वपूर्ण निबंध है, इसका समय 1979। कामधेनु 1980। पत्र मणिपुतुल के नाम 1980। मन पवन की नौका 1982। किरात नदी में चंद्रमधु 1983। दृष्टि अभिसार 1984। त्रेता का वृहत साम 1986। मराल 1993। उत्तर कुरु 1994। वाणी का क्षीर सागर 1998। अंधकार में अग्निशिखा 1998। आगम की नाव 2008। तो ये सभी जो निबंध संग्रह हैं ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं, और कुबेरनाथ राय का है। ठीक है, अगर मैंने जहाँ विद्यानिवास मिश्र बोला हो वहाँ आप कुबेरनाथ राय कर लेंगे। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है ये, और इन सभी निबंध संग्रहों को आप एक ओर लिखेंगे और दूसरी ओर निबंधकार कुबेरनाथ राय लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम इनके निबंधों को देख लेते हैं। प्रिय नीलकंठी, रसाकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्णमुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत साम, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव। अगला प्रश्न है प्रिय नीलकंठी निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1974। अभी आपने देखा प्रिय नीलकंठी का निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष। उत्तर करेंगे, सही उत्तर है 1968। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय को प्रारंभ में किस प्रकार के निबंध लिखने के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए ललित निबंध, ऑप्शन बी वैज्ञानिक निबंध, ऑप्शन सी वैचारिक निबंध, ऑप्शन डी संस्मरणात्मक निबंध। कुबेरनाथ राय को प्रारंभ में किस प्रकार के निबंध लिखने के लिए जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा वैचारिक निबंध। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय को ललित निबंध लेखन के लिए किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी विशाल द्विवेदी। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुबेरनाथ राय को ललित निबंध लिखने के लिए धर्मवीर भारती ने प्रोत्साहित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय की दृष्टि में समाजवाद व्यवहार में क्या बन जाता है? ऑप्शन ए मानवीय समाजवाद, ऑप्शन बी अमलतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समाजवाद, ऑप्शन डी नैतिक समाजवाद। प्रश्न है कुबेरनाथ राय की दृष्टि में मार्क्सवादी समाजवाद व्यवहार में क्या बन जाता है? तो उसका आंसर होगा अमलतांत्रिक समाजवाद, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुबेरनाथ राय की दृष्टि में मार्क्सवादी समाज क्या बन जाता है व्यवहार में? अमलतांत्रिक समाजवाद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
उनकी दृष्टि में यानी कुबेरनाथ राय की दृष्टि में मार्क्सवादी समाजवाद प्रबल और स्थायी होने पर व्यवहार में अमलतांत्रिक समाजवाद बन जाता है। शुद्ध समाजवाद में प्रेस और साहित्य दोनों पर अमलातंत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण रहता है, इसलिए सारा देश ही एक कपाटबद्ध अवरुद्ध वायु का वधकक्ष बन जाता है। तो यह महत्वपूर्ण जो तथ्य है, यह कथन कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं, वो किनका है? कुबेरनाथ राय का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के संबंध में कुबेरनाथ राय की धारणा क्या है? ऑप्शन ए, वे इसे पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी, उन्होंने इसे भारतीय दर्शन से श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन सी, उन्होंने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया है। ऑप्शन डी, वे इसे कर्मयोग का मूल मानते थे। तो अस्तित्ववाद के संबंध में कुबेरनाथ राय की क्या राय रही है, इसे आप आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया, पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। कुबेरनाथ राय ने अस्तित्ववाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अस्तित्ववाद से बहुत दूर तक सहमत होते हुए भी वे स्वीकार करते हैं कि आसपास का असली बोध, सद्यः अनुभूतियों का सही बोध, विषाद का सही अनुभव देकर ही चूक जाता है। यानी अस्तित्ववाद पूरी तरीके से उस रूप में नहीं दिखाई देता है जिस रूप में इसकी अवधारणा रही है। कुबेरनाथ राय के अनुसार ये आसपास का असली बोध या सद्य अनुभूतियों का सही बोध या विषाद का सही अनुभव देता है, लेकिन यह पूरी तरीके से इसमें सफल नहीं है। इस स्थिति से उबरने का कोई सशक्त सूत्र नहीं दे पाता है। तो अस्तित्ववाद के संबंध में कुबेरनाथ राय जी का यह जो विचार है, यह भी आपके लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, कुबेरनाथ राय के अनुसार 1960 के बाद का हिंदी साहित्य कैसा होता गया है? ऑप्शन ए, संस्कारित और भावनात्मक। ऑप्शन बी, संस्कार विहीन, दोषील और दुर्मुख। ऑप्शन सी, पारंपरिक और धार्मिक। ऑप्शन डी, आधुनिक और विवेकपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कार विहीन, दोषील और दुर्मुख, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1960 के बाद का जो हिंदी साहित्य है वो कुबेरनाथ राय के अनुसार क्या हो गया है? संस्कार विहीन होता चला गया है, दोषील होता गया है और दुर्मुख होता गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के विकास में कुबेरनाथ राय ने किन जातियों की मिलीजुली भूमिका मानी है? ऑप्शन ए, द्रविड़ और आर्य। ऑप्शन बी, आर्य और आर्येतर। ऑप्शन सी, मंगोल और आर्य। ऑप्शन डी, आर्य और विदेशी। सही उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति के विकास में कुबेरनाथ राय ने जिन जातियों की मिलीजुली भूमिका मानी है वे हैं आर्य और आर्येतर। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय किस काल के निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। ऑप्शन बी, छायावाद युग। ऑप्शन सी, आधुनिक युग। ऑप्शन डी, रीतिकाल। आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या होगा? कुबेरनाथ राय किस काल के निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक युग। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, राजनीति की आलोचना। ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति का आधुनिक जीवन से समन्वय। ऑप्शन सी, सामाजिक कुरीतियों का व्यंग। ऑप्शन डी, धार्मिक उपदेश देना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का आधुनिक जीवन से समन्वय करना। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के अनुसार सांख्य और योग की मौलिक धारणाओं के लिए हम किस संस्कृति के ऋणी हैं? ऑप्शन ए, आर्य संस्कृति। ऑप्शन बी, नागवंशीय संस्कृति। ऑप्शन सी, किरात निषाद संस्कृति। ऑप्शन डी, मालव संस्कृति। कुबेरनाथ राय के अनुसार सांख्य और योग की मौलिक धारणाओं के लिए हम किस संस्कृति के ऋणी हैं? इसका सही उत्तर होगा किरात और निषाद संस्कृति। अगला प्रश्न है, कामाख्या उपासना का मूल किस संस्कृति में लक्षित किया गया है? ऑप्शन ए, आर्य संस्कृति। ऑप्शन बी, निषाद किरात संस्कृति। ऑप्शन सी, नागवंशीय संस्कृति। ऑप्शन डी, मालव संस्कृति। सही उत्तर होगा निषाद किरात संस्कृति। तो कामाख्या उपासना का जो संस्कृति का देख सकते हैं हम, वो जो लक्षित होता है वह किस संस्कृति में है? निषाद और किरात संस्कृति में। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय ने बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में किन जातियों का योगदान माना है? ऑप्शन ए, आर्य और द्रविड़।
ऑप्शन बी निषाद, मालव और नागवंशीय, ऑप्शन सी शक और हूण, ऑप्शन डी गुप्त और मौर्य। इसका आंसर करेंगे। कुबेरनाथ राय ने बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में किन जातियों का योगदान माना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निषाद, मालव और नागवंशीय। कुबेरनाथ राय ने बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में निषाद, मालव और नागवंशीय नागवंशीय जातियों का योगदान माना है। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय को भारत भूमि के प्रति किस भावना का अनुभव था? ऑप्शन ए भक्ति भाव, ऑप्शन बी मातृभाव, ऑप्शन सी मानवता भाव, ऑप्शन डी कर्म भाव। कुबेरनाथ राय को भारत भूमि के प्रति किस भावना का अनुभव था? इसका सही उत्तर होगा मातृभाव। मातृभूमि के प्रति किस भावना का अनुभव था कुबेर राय को? मातृभाव का। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल ऐतिहासिकता, ऑप्शन बी केवल दर्शन परकता, ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यंजकता और चिंतन परकता, ऑप्शन डी केवल ललितता। सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तित्व व्यंजकता और चिंतन परकता, ये दोनों इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता रही हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक एवं लालित्य विधायक तत्वों के साथ अनुशीलन एवं चिंतन परक तत्व भी लक्षित होते हैं। इनके ललित निबंधों में भी बीच बीच में शोध लब्ध तथ्य और उनकी पुनर्व्याख्या की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्राचीन मिथकों यानी पौराणिक कथाओं की नवीन सांस्कृतिक व्याख्या से भी आप प्रभावित करते हैं। लोक जीवन की सरसता, व्यापक साहित्य अनुशीलन से लब्ध विवेक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि की सजगता, दार्शनिक चिंतन एवं व्यावहारिक निर्णय के तत्वों ने मिलकर आपके निबंधों को समृद्ध बनाया है। निसंदेह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद दलित निबंधकारों में आपने हिंदी पाठक को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अगले निबंधकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र की रचनाओं में किस चेतना का प्रमुख प्रभाव है? ऑप्शन ए शहरी चेतना, ऑप्शन बी ग्रामीण चेतना, ऑप्शन सी औद्योगिक चेतना, ऑप्शन डी राजनीतिक चेतना। सही उत्तर होगा ग्रामीण चेतना। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचनाओं में ग्रामीण चेतना का प्रमुख प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र की किस कृति का प्रकाशन 1981 में हुआ था? ऑप्शन ए मकान उठ रहे हैं, ऑप्शन बी बेहया का जंगल, ऑप्शन सी गौरैया ससुराल गई, ऑप्शन डी आंगन की तलाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र की किस कृति का प्रकाशन 1981 में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बेहया का जंगल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कृति है, कृष्ण बिहारी मिश्र की कृति है। इनसे संबंधित जो निबंध संग्रह हैं वो हम देख लेते हैं। इनके 5 निबंध संग्रह हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला है बेहया का जंगल, दूसरा मकान उठ रहे हैं, तीसरा समबुद्धि, चौथा आंगन की तलाश, पांचवा गौरैया ससुराल गई। बेहया का जंगल जो प्रकाशन वर्ष है इसका 1981 है, मकान उठ रहे हैं इसका प्रकाशन वर्ष 1990 है, सद्बुद्धि इसका प्रकाशन वर्ष 1997 है, आंगन की तलाश 1999 है, गौरैया ससुराल गई 2008 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र गाँवों में आने वाले किस परिवर्तन से उदास थे? ऑप्शन ए आर्थिक उन्नति से, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पतन से, ऑप्शन सी तकनीकी प्रगति से, ऑप्शन डी कृषिगत विकास से। कृष्ण बिहारी मिश्र गाँव में आने वाले किस परिवर्तन से उदास थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र गाँव में आने वाले किस परिवर्तन से उदास थे? सांस्कृतिक पतन से उदास थे। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र जी यानी कृष्ण बिहारी मिश्र जी के अनुसार गाँव का जीवन किस कारण आस्था विहीन हो गया है? ऑप्शन ए श्रम रुचि का अभाव, ऑप्शन बी विज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन सी शहरी संपर्क, ऑप्शन डी धार्मिक आडंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिश्र जी के अनुसार गाँव का जीवन किस कारण आस्था विहीन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा श्रम रुचि का अभाव। अगला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार भारतीय लोक संस्कृति की जड़ें कैसे हैं? ऑप्शन ए उथली, ऑप्शन बी पाताल भेदी, ऑप्शन सी अस्थाई, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। उत्तर क्या होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार भारतीय लोक संस्कृति की जड़ें पाताल भेदी हैं। संबंधित कथन है वो हम बाद में देखेंगे।
रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह से संबंधित जो कृति है। अगला प्रश्न रमेश चंद्र शाह से संबंधित है। रमेश चंद्र शाह किस साहित्यिक विधा से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी नाटक। सही उत्तर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह किस साहित्यिक विधा से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा निबंध। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के पहले निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए शैतान के बहाने, ऑप्शन बी रचना के बदले, ऑप्शन सी शबद निरंतर, ऑप्शन डी आड़ू का पेड़। आंसर करेंगे रमेश चंद्र शाह के पहले निबंध संग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर होगा रचना के बदले। रमेश चंद्र शाह के पहले निबंध संग्रह का नाम क्या है? रचना के बदले। इनसे संबंधित निबंधों को देख लेते हैं, निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह के निबंध संग्रह हैं रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शबद निरंतर, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति, अगुन सगुन बीच, बात के भीतर, हिंदी की दुनिया में। अब हम इसके साथ इसके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। पहला है रचना के बदले, इसका प्रकाशन वर्ष 1967। दूसरा है शैतान के बहाने, प्रकाशन वर्ष 1980। आड़ू का पेड़ 1984, शबद निरंतर 1987, पढ़ते पढ़ते 1990, स्वाधीन इस देश में 1995, स्वधर्म और कालगति 1996, अगुन सगुन बीच 2011, बात के भीतर 2017, हिंदी की दुनिया में 2020। तो ये सभी निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह के निबंध संग्रह हैं। आगे इनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। निबंधों के संबंध में रमेश चंद्र शाह की मान्यता है। अब निबंध की यह परिभाषा जो है वह रमेश चंद्र शाह के अनुसार हम देख लेते हैं। निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति ज़बरदस्त आसक्ति और कुतूहल पैदा कर दे। तो ये जो निबंध है इनका संग्रह शैतान के बहाने, इसमें उन्होंने निबंध की परिभाषा दी है। और निबंध की परिभाषा क्या है? निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति ज़बरदस्त आसक्ति और कुतूहल पैदा कर दें। तो निबंध की यह परिभाषा रमेश चंद्र शाह की दी गई परिभाषा है और इन्होंने यह परिभाषा शैतान के बहाने निबंध संग्रह में दिया है। ठीक है। अगला जो कथन है इनसे संबंधित, आपने ठीक ही कहा, यानी रमेश चंद्र शाह ने ठीक ही कहा है कि एक आदर्श निबंध के लिए भावना काफ़ी नहीं है। निबंध की एक और विशेषता ये बता रहे हैं कि आदर्श निबंध के लिए भावना काफ़ी नहीं है, व्यंग काफ़ी नहीं है, अतीत स्मरण काफ़ी नहीं है, सांस्कृतिक रागबंध काफ़ी नहीं है। इन सब के लिए जगह है, पर आत्मनिबंध मनोरंजन की विधा नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार की विधा है। तो निबंध की विशेषता बताते हुए वो क्या बता रहे हैं कि निबंध जो है वो भावना का विषय नहीं है, व्यंग का विषय नहीं है, अतीत स्मरण का विषय नहीं है, सांस्कृतिक रागबंध का भी विषय नहीं है। ये सब कुछ अगर हम देखें तो इन सब के लिए जगह है, पर आत्मनिबंध कहीं ना कहीं वह मनोरंजन का विषय नहीं है। वह किस चीज़ का विषय है? आत्म साक्षात्कार की एक विधा के रूप में है हमारे समक्ष आई है। ठीक है। तो यह भी इन्होंने शैतान के बहाने निबंध संग्रह में कहा है कि इन्होंने रमेश चंद्र शाह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह ललित निबंध को किस नाम से संबोधित करना चाहते हैं, करना उचित समझते हैं? ललित निबंध को रमेश चंद्र शाह किस नाम से संबोधित करते हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक निबंध, दूसरा है आत्मनिबंध, तीसरा है दार्शनिक निबंध, चौथा है संस्कार निबंध। तो रमेश चंद्र शाह के अनुसार ललित निबंध आत्मनिबंध है। ललित निबंध को अगर प्रश्न पूछा जाए कि ललित निबंध को आत्मनिबंध किसने कहा है, तो उत्तर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल व्यंग्यात्मक शैली, ऑप्शन बी आत्माभिव्यक्ति और प्रसंग गर्भत्व, ऑप्शन सी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, ऑप्शन डी काल्पनिक कथा शैली। उत्तर होगा
आत्माभिव्यक्ति और प्रसंग गर्भत्व। रमेश चंद्र शाह के निबंधों की विशेषता क्या है? आत्माभिव्यक्ति और प्रसंग गर्भत्व। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के चिंतन का आधार क्या है? ऑप्शन ए किसी निश्चित वाद का प्रभाव, ऑप्शन बी निजी अनुभव, विवेक, अध्ययन और संवेदनशीलता, ऑप्शन सी धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा। रमेश चंद्र शाह के चिंतन का आधार क्या है? सही उत्तर क्या होगा? निजी अनुभव, विवेक, अध्ययन और संवेदनशीलता इनके चिंतन का आधार है। किनके? रमेश चंद्र शाह के चिंतन का आधार है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के अनुसार आत्मनिबंध किस प्रकार की विधा है? ऑप्शन ए मनोरंजन की विधा है, ऑप्शन बी आत्म साक्षात्कार की विधा है, ऑप्शन सी व्यंग्य की विधा है, ऑप्शन डी दर्शन की विधा है। तो अभी हमने कथन में देखा था आत्मनिबंध क्या है। आत्मनिबंध तो इन्होंने किसको कहा है? ललित निबंध को कहा है। तो मुख्य रूप से ललित निबंध या आत्मनिबंध किस प्रकार की विधा है? तो यह पूरी तरह आत्म साक्षात्कार की विधा है। ये कथन किनका है? रमेश चंद्र शाह का। अगला जो प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह की विचार भूमि में किनके विचारों की अनुगूंज मिलती है? ऑप्शन ए केवल भारतीय दार्शनिकों की, ऑप्शन बी केवल यूरोपीय कवियों की, ऑप्शन जी भारतीय और यूरोपीय दोनों विचारकों की, ऑप्शन डी केवल धार्मिक ग्रंथों की। सही उत्तर होगा भारतीय और यूरोपीय दोनों विचारकों की विचार भूमि इनके विचारों में अनुगूंज मिलती है। रमेश चंद्र शाह में भारतीय और यूरोपीय दोनों विचारकों की विचार इनमें शामिल है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी चिंता किस विषय को लेकर है? ऑप्शन ए साहित्य में आधुनिकता का प्रभाव, ऑप्शन बी समाज में सांस्कृतिक अराजकता, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह की सबसे बड़ी चिंता किस विषय को लेकर है? समाज में सांस्कृतिक अराजकता को लेकर इनको ये ज़्यादा चिंतित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, गोपाल चतुर्वेदी आदि नई पीढ़ी के चर्चित व्यंग्यकार हैं। यानी अब तक हमने जो छायावादोत्तर युगीन के बाद जो नई प्रतिभाएं, नई विकास या नया विश्वास में हमने देखा, उन्हीं के अंतर्गत ये भी आएंगे, लेकिन इनकी जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी? व्यंग्यकार के रूप में आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यंग्यकार हैं वह है रविन्द्रनाथ त्यागी। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, मल्लीनाथ की परंपरा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष प्रश्नों को पूछा जा रहा है और इसका ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1977। मल्लीनाथ की परंपरा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1969। मल्लीनाथ की परंपरा का प्रकाशन वर्ष 1969। रविन्द्रनाथ त्यागी इसके निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णवाहन की कथा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? कृष्णवाहन की कथा, यह भी निबंध रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है और यह जो प्रकाशन वर्ष है इसका अभी हमने देखा 1971। कृष्णवाहन की कथा 1971 में प्रकाशित हुई। देवदार के पेड़ कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? देवदार के पेड़, यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। अतिथि कक्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित हुई? अतिथि कक्ष, यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं। ऑप्शन है 1979, बी 1977, 1980 सी, ऑप्शन डी 1974। सही उत्तर होगा 1977 अतिथि कक्ष का प्रकाशन वर्ष है। इस देश के लोग किस वर्ष प्रकाशित कृति है? इस देश के लोग, यह भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1993। सही उत्तर होगा 1982। इस देश के लोग 1982। अगला है, पराजित पीढ़ी के नाम कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? पराजित पीढ़ी के नाम, यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। सही उत्तर होगा 1988। पराजित पीढ़ी के नाम का प्रकाशन वर्ष 1988।
विश्वकन्या किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? प्रश्न है। ऑप्शन है 1993, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। यह निबंध विश्वकन्या निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाशन वर्ष क्या है विश्वकन्या का? 1990। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वकन्या 1990 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा कृति का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है। प्रकाशन वर्ष का देख लेते हैं ऑप्शन। 1985 पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991 इसका प्रकाशन वर्ष है। गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991। अगला प्रश्न है, भाद्रपद की सांझ कब प्रकाशित हुई? यह कृति भी यानी यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है। ऑप्शन है 1996, 1997, 1994, 1995। सही उत्तर होगा 1996, भाद्रपद की सांझ 1996। अगला प्रश्न है, एक चिरंतन कथा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? यह निबंध भी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध है और ऑप्शन है 2001, 2004, 2005, 1998। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा एक चिरंतन कथा का? 2004 सही उत्तर है। तो रविन्द्रनाथ त्यागी के सभी निबंधों को यानी उनके संपूर्ण निबंधों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो अभी हमने देखा, खुली धूप में नाव पर प्रकाशन वर्ष 1963, भीति चित्र 1966, मल्लीनाथ की परंपरा हमने प्रारंभ में सबसे पहला ये प्रश्न देखा था 1969 इसका समय है, कृष्णवाहन की कथा 1971, सुंदर कली 1978, फूलों वाले कैक्टस 1978, ऋतु वर्णन 1979, देवदार के पेड़ 1973, शोक सभा 1974, अतिथि कक्ष 1977, आत्मलेख 1979, भद्र पुरुष 1980, इस देश के लोग 1982, पदयात्रा 1985, पराजित पीढ़ी के नाम 1988, विश्वकन्या 1990, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991, देश विदेश की कथा 1994, इतिहास का शव 1993, शुक्ल पक्ष 1994, चंपा कली 1995, भाद्रपद की सांझ 1996, लाल पीले फूल 1997, पूरब खिले पलाश 1998, कबूतर कौवे और तोते 2001, एक चिरंतन कथा 2004, यह प्रश्न 2005। तो ये सभी निबंध संग्रह रविन्द्रनाथ त्यागी के निबंध संग्रह थे और इन सभी निबंध संग्रहों को आप एक जगह नोट्स के रूप में अगर बनाना चाहें तो उसको प्रकाशन वर्ष के साथ जरूर लिखें। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में रविन्द्रनाथ त्यागी रामचंद्र तिवारी के शब्दों में रविन्द्रनाथ त्यागी का व्यंग निश्चल है। वह पाठक को गुदगुदा कर हंसाते हैं, प्रायः मीठी चुटकी लेते हैं और कभी कभी विचलित भी करते हैं, किंतु परछाई की भांति जो टूटने योग्य है उसे तोड़ डालने की प्रहार क्षमता उनमें नहीं है, या है तो उसका उपयोग वे नहीं करते हैं। इसके बावजूद स्थिति की भयावहता का तीखा एहसास उन्हें अवश्य है। पिछली वीडियो में ही आपने देखा था, हरिशंकर प्रसाई के निबंधों को हमने देखा था, वहाँ उनकी विशेषताओं को भी देखा था, उनकी लेखन शैली की विशेषताओं को देखा था। तो अभी हम जितने भी व्यंग्यकार को देखेंगे उनकी तुलना कहीं ना कहीं हरिशंकर प्रसाई से होते हुए देखेंगे और हरिशंकर प्रसाई की श्रेष्ठता आपको उस रूप में दिखाई देगी कि कैसे वो सिर्फ समस्याओं को उजागर नहीं करते अपितु उसको यानी उस पर अपनी स्पष्ट बात भी रखते हैं और वो बचा कर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर अन्य व्यंग्यकारों को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस रूप में दिखाई नहीं देते। जैसे अभी रामचंद्र तिवारी ने भी यहाँ लिखा है कि वह पाठक को गुदगुदा कर हंसाते हैं, प्रायः मीठी चुटकी लेते हैं और कभी कभी विचलित भी करते हैं, किंतु परछाई की भांति जो टूटने योग्य है उसे तोड़ डालने की प्रहार क्षमता उनमें नहीं है, यह है तो उसका उपयोग वे नहीं करते हैं। इसके बावजूद स्थिति की भयावहता का तीखा एहसास उन्हें अवश्य है। तो ये जो बातें हैं वो आपको आगे भी अन्य रचनाकारों में दिखाई देगी। आपने अपने निबंध संग्रह लाल पीले फूल यानी रविन्द्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह लाल पीले फूल के निबंध दिवाली फिर आ गई, अगर प्रश्न पूछा जाए दिवाली फिर आ गई किसका निबंध संग्रह है तो क्या उत्तर करेंगे आप? रविन्द्रनाथ त्यागी।
अगर पूछा जाए दिवाली फिर आ गई किस निबंध संग्रह में संग्रहित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लाल पीले फूल। अगर प्रश्न पूछा जाए लाल पीले फूल किसका निबंध संग्रह है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ त्यागी। ठीक है, तो अपने निबंध संग्रह लाल पीले फूल के एक निबंध दिवाली फिर आ गई का उपसंहार करते हुए रविन्द्रनाथ त्यागी कहते हैं, देश में जो अंधकार फैला है वह अमावस्या के अंधकार से कहीं ज़्यादा ठोस है। सूची भेद्य तमो भी, देश के आधे नेता मंत्री हैं और उनमें से आधे मंत्री भ्रष्ट हैं। एक प्रदेश के एक मंत्री हत्यारा होने के संदेह में मंत्रिमंडल से कल निकाले गए। मुख्यमंत्रियों ने अपने महल खड़े कर लिए जिनमें हर रात दिवाली मनाई जाती है। अफसरों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। मुख्यमंत्री के कहने पर गलत काम करने पड़ते हैं और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। सब कुछ विधान के अनुसार हो रहा है, हालांकि वह या तो अपराध है या पाप है। हम सब भ्रष्ट हैं। विदेशों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है। ये जो पंक्ति है ना, विदेशों से लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना कठिन है, इसके विषय में रामचंद्र तिवारी लिखते हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इस भयावह स्थिति में साहित्यकार की जो स्थिति होती है, यानी वो अपने से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ रेखांकित कर रहे हैं कि विदेशियों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है, इसके विषय में रामचंद्र तिवारी इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। यह पंक्ति है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, फ़कत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, उन्हीं का मजमू उन्हीं का कागज़, कलम उन्हीं की, दवात उनकी। तो यह जो पंक्ति है वह स्थिति की भयावहता को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। अगले जो निबंधकार हैं वह हैं शरद जोशी। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, शरद जोशी का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए तिलस्म, ऑप्शन बी यथासंभव, ऑप्शन सी जीप पर सवार इल्लियाँ, ऑप्शन डी दूसरी सतह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शरद जोशी का पहला निबंध संग्रह है यथासंभव। अगला प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग की तुलना अक्सर किस लेखक से की जाती है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी नरेंद्र कोहली, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी गोपाल चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। तो शरद जोशी के व्यंग की तुलना किससे की जाती है? हरिशंकर परसाई से। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ इस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। जीप पर सवार इल्लियाँ यह क्या है? शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1975। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971, माफ़ी चाहूँगी। जीप पर सवार इल्लियाँ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1971 और यह निबंध शरद जोशी का निबंध है। शरद जोशी के अन्य निबंध संग्रहों को भी देख लेते हैं। शरद जोशी का पहला निबंध संग्रह यथासंभव है, ये हमने प्रश्न के माध्यम से देखा। जीप पर सवार इल्लियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष 1971। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000, नदी में खड़ा कवि 2012, घाव करे गंभीर 2012, वोट ले दरिया में डाल 2012। तो ये शरद जोशी के निबंध संग्रह है और यह भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, तो आपको इनके भी निबंध संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के साथ याद करना है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर घोष के अनुसार शरद जोशी के व्यंग्य लेखन की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी क्रांतिकारी दृष्टि, ऑप्शन सी सुविधा परस्त या मौका परस्त, ऑप्शन डी सामाजिक संवेदना। तो सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर घोष के अनुसार शरद जोशी के व्यंग्य लेखन की विशेषता क्या है? सुविधा परस्त और मौका परस्त। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी श्याम सुंदर दास जी का यह कथन जो है शरद जोशी के विषय में वो हम देख लेते हैं। श्याम सुंदर घोष के, ठीक है, घोष नहीं है, इनके शब्दों में शरद जोशी का व्यंग्य लेखन सुविधा परस्त और मौका परस्त व्यंग्य लेखन है, उनमें परसाई की तरह दृष्टि नहीं है। अभी आप फिर से देखिए कि परसाई की तुलना किनसे की जा रही है? अब शरद जोशी से भी की जा रही है, इसलिए क्षमता होने के बावजूद वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो श्याम सुंदर घोष यहाँ शरद जोशी की भी तुलना हरिशंकर परसाई से करते हैं।
अगले जो रचनाकार हैं वह सुदर्शन मजीठिया हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को हम फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।